नमस्कार बच्चों, लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे सोडियम पोटाशियम पंप। सोडियम पोटाशियम पंप क्या होता है और इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। आज हम इसके मैकेनिज़्म के बारे में पढ़ेंगे। मैकेनिज़्म कैसे, इसका मैकेनिज़्म होता है, सोडियम पोटाशियम पंप कैसे वर्कआउट करता है। अगर हम मैकेनिज़्म की बात करें, सोडियम पोटाशियम पंप इस कॉल्ड सोडियम पोटाशियम एटीपेस। इसको हम एटीपेस भी कहते हैं। दैट इज़ यूज एक एटीपेस एक तरह से एंजाइम ही है जो एटीपी की हाइड्रोलिसिस करता है एडीपी और फॉस्फेट के अंदर। इट मीन्स कॉल्ड सोडियम पोटाशियम एटीपेस भी कहते हैं सोडियम पोटाशियम पंप को। क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि हमारे पास जो एटीपीस होता है हाइड्रोलाइज करता है टू गिव एडीपी और फॉस्फेट and release energy which is used to sodium and potassium ion pump out and into the cell respectively. Here जो हमारे पास सोडियम एंड पोटाशियम इट कंटेन पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, यहाँ पे हमने पॉजिटिव चार्ज शो नहीं हो रखा है, लेकिन सोडियम और पोटाशियम का मतलब है आयंस, सोडियम पॉजिटिव और पोटाशियम पॉजिटिव। ठीक है, यानी कि जो हमारे पास एनर्जी रिलीज होती है एटीपी के हाइड्रोलिसिस से दैट इज यूज टू पंप सोडियम और पोटाशियम आउट और इनटू दी सेल रिस्पेक्टिवली। ठीक है, अगर हम सोडियम पोटाशियम एटीपेस की बात करें, इट इज कंपोज ऑफ टू सिमिलर यूनिट इसके अंदर होते हैं। टू सिमिलर सब यूनिट दे आर क्लोजली एसोसिएटेड एज डायमेरिक फॉर्म, एक डायमेरिक फॉर्म में होते हैं टू फॉर्म आ टेट्रामर, जो एक टेट्रामर बनाते हैं। ठीक है, दिस साइट फेस साइटोप्लाज्मिक सरफेस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन the sodium binding site also face the cytoplasmic surface, whereas the binding site of potassium ion face the external surface of the cell membrane. ठीक है, जो बाइंडिंग साइट है पोटाशियम की वो एक्सटर्नल सरफेस यूज करती है एटीपीस का। ठीक है, सोडियम पोटाशियम एटीपेस अंडरगो चेंज इन इट्स शेप ड्यू टू कोवलेंट अटैचमेंट ऑफ फॉस्फोराइल ग्रुप to the carboxyl group of a specific aspartic acid and residue of alpha unit। जो हमारे पास जो फॉस्फोराइलेशन होती है वह ओकर्स होती है इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम एंड मैग्नीशियम एटीपेस, एटीपी की प्रेजेंस में। द फॉर्म ऑफ द एंजाइम ओपन अप टुवर्ड द इनर साइड ऑफ द सेल। जो हमारे पास एंजाइम है वो ओपन अप होता है इनर साइड, यानी कि सेल की इनर साइड में वो ओपन अप होता है। और जो हमारे पास माइग्रेशन हुआ था सोडियम आयन का थ्रू सेल मेम्ब्रेन, वो बाइंड होते हैं 3 सोडियम आयन टू द एंजाइम, लेकिन पोटाशियम आयन बाइंड नहीं होते। लेकिन एक बार सोडियम आयन बाउंड हो जाते हैं, वन टाइम सोडियम बाउंड एंजाइम से होते हैं, दी एटीपी मोलिक्यूल्स जो है हमारे पास बाउंड होता है ऑक्सीजन के साथ एंजाइम के साथ, एंड वन ऑफ द फॉस्फेट ग्रुप ट्रांसफर्ड, एक फॉस्फेट ग्रुप ट्रांसफर हो जाता है। इसका मतलब हाइड्रोलिसिस होती है एटीपी की, जो प्रोड्यूस करता है हमारे पास एडीपी और फॉस्फोराइलेटेड प्रोटीन और एनर्जी रिलीज करता है। उसके बाद जो क्या होता है, एंजाइम अपनी चेंज जो हमारे शेप है वो चेंज करता है टुवर्ड द आउटर साइड ऑफ द सेल, अपनी पोजीशन चेंज किया और अपने आउटर साइड, जो सेल की आउटर साइड है उस तरफ ओपन अप होता है एंड रिलीज सोडियम आयन। जब पहले हमारे पास जो एंजाइम था इनर साइड की तरफ था, वहाँ पे उसने सोडियम आयन को अपने से बाउंड किया, फिर अपनी पोजीशन चेंज की आफ्टर हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी, इट बाइंड अप, यानी कि टुवर्ड द आउटर साइड ऑफ द सेल आ जाता है। आउटर साइड सेल पे आने के बाद वो सोडियम आयन को रिलीज कर देता है। सोडियम आयन को जो अंदर से सोडियम आयन बाइंड हुए थे एंजाइम के साथ, वो चेंज होके पोजीशन आउटसाइड में क्या कर देता है, उसको एंजाइम रिलीज कर देता है। और जहाँ पे वो रिलीज करता है वहाँ पे 2 पोटाशियम आयन को वो क्या करता है, अपने से बाउंड करता है। अगेन पोजीशन चेंज होती है, अगेन पोटाशियम आयन इनसाइड द सेल रिलीज होते हैं और दोबारा फिर सोडियम आयन उससे बाउंड होते हैं। फिर दोबारा चेंज एंजाइम अपनी शेप चेंज करता है और वो आउटसाइड की तरफ ओपन अप होता है, इसका मतलब रिलीज करता है सोडियम आयन। इस तरीके से प्रोसेस जो एंजाइम है वर्कआउट करता रहता है। एंड दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ
सोडियम पोटाशियम पंप। अगर हम ब्रीफली बात करें मैकेनिज्म की, मैकेनिज्म क्या होता है सोडियम पोटाशियम पंप को हम एटीपीस भी कह सकते हैं, क्योंकि एटीपी हाइड्रोलाइज करता है, हाइड्रोलाइज होता है एडिनो डाइफॉस्फेट के अंदर, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और फॉस्फेट के अंदर। क्या करते हैं, जो यूज एनर्जी रिलीज होती है हाइड्रोलिसिस से वो यूज होती है सोडियम पोटाशियम पंप के अंदर, जो पंप आउट और इनटू दी सेल आयन को करता है। तो क्या करते हैं, जो सोडियम पोटाशियम एटीपेस होता है, जो एंजाइम होता है दैट आर ओपन इनसाइड द सेल, इनसाइड द सेल ओपन अप होता है और वहां पे 3 सोडियम आयन इनसाइड द सेल बाइंड अप होते हैं, यानी कि उससे कनेक्ट हो जाते हैं, बाउंड हो जाते हैं। उसके बाद क्या करता है एंजाइम अपनी पोजीशन चेंज करता है एंड दी ओपन टुवार्ड दी आउटसाइड दी सेल, आउटसाइड दी सेल ओपन अप होगा, जहां पे अंदर 3 सोडियम आयन हमारे पास बाउंड हुए थे वो रिलीज हो जाते हैं आउटसाइड, और आउटसाइड 2 पोटाशियम आयन को बाइंड करता है, अगेन चेंज करता है अपनी पोजीशन, और 2 पोटाशियम आयन को वो क्या करता है रिलीज करता है इनसाइड द सेल। और इस तरीके से एंजाइम का प्रोसेस चलता रहता है और सोडियम और पोटाशियम आयन पंप आउट और इनटू द सेल पंप आउट होते रहते हैं। दिस इज ऑल द मैकेनिज्म ऑफ सोडियम पोटाशियम पंप। अगर हम इसको एक इसका ओवरऑल रिजल्ट देखें, सोडियम पोटाशियम पंप का ओवरऑल रिजल्ट क्या होता है, द नेट रिजल्ट क्या है, हाइड्रोलिसिस होगी एटीपी की एडीपी और फॉस्फेट के अंदर, जो पंप करेंगे सोडियम आयन को बाहर और पोटाशियम आयन को अंदर। इन दी रेशो, कितनी रेशो में, 3 सोडियम आयन बाहर पंप होंगे और 2 पोटाशियम आयन अंदर पंप होंगे। तो ओवरऑल रिएक्शन अगर हम देखें, 3 सोडियम आयन इनटू दी सेल थे, जो 2 पोटाशियम आयन आउटसाइड दी सेल है, एटीपी की हाइड्रोलाइज हुई तो 3 सोडियम आयन बाहर हुए, सेल से बाहर पंप हुए, और जो पोटाशियम आयन बाहर मूव किए थे वो इनटू दी सेल पंप हो गए। दिस इज ऑल दी नेट रिजल्ट ऑफ सोडियम पोटाशियम पंप। इसको हम ओवरऑल रिजल्ट भी कह देते हैं पोटाशियम पंप का। ओके, दिस इज ऑल अबाउट सोडियम पोटाशियम पंप। ये तो हमारे पास सबसे पहले जो हमारे पास सोडियम पोटाशियम पंप के बारे में। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है दैट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब अगर हम नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात करें, नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है हमारे पास, नाइट्रोजन फिक्सेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू अमोनिया। नाइट्रोजन फिक्सेशन किसको बोलते हैं, यानी कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का अमोनिया के अंदर कन्वर्ट हो जाना, दैट इज कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन, जिसको हम यानी कि N2 इस डाई नाइट्रोजन जिसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया के अंदर कन्वर्ट हो जाना, दैट आर इम्पोर्टेंट यानी कि वेरी इसेंशियल होता है, इस कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन। 2 तरह से हमारे पास नाइट्रोजन फिक्सेशन हो सकती है, बायोलॉजिकल प्रोसेस एंड सेकंड इज इंडस्ट्रियल प्रोसेस, हैबर बोश प्रोसेस जिसे हम बोलते हैं। बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय बैक्टीरिया से नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, जिसके अंदर क्लोस्ट्रीडियम और राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, ये सारे बैक्टीरिया हैं जो हमारे पास नाइट्रोजन फिक्सेशन के अंदर काम आते हैं। ठीक है, इसमें 2 तरीके से हमारे पास नाइट्रोजन फिक्सेशन हो सकती है, वन इज बायोलॉजिकल प्रोसेस एंड अनदर इज इंडस्ट्रियल प्रोसेस। दोनों प्रोसेस के अंदर नाइट्रोजन क्या है कन्वर्टेड होती है अमोनिया के अंदर, यानी कि ब्रेकिंग ऑफ नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड, जिसकी हाई डिसोसिएशन एनर्जी होती है ऑफ एनी होमोन्यूक्लियर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। ठीक है, यानी कि किसी भी डाई एटॉमिक न्यूक्लियर से ज़्यादा इसकी डिसोसिएशन एनर्जी होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा 945 किलो जूल पर मोल, वो कन्वर्ट होती है अमोनिया के अंदर। लेकिन जो बैरियर है कन्वर्जन का इज नॉट थर्मोडाइनमिक बट काइनेटिक। थर्मोडाइनमिक का मतलब होता है दैट रिलेटेड टू स्टेबिलिटी, और काइनेटिक का मतलब होता है दैट रिलेटेड टू स्पीड ऑफ द रिएक्शन। देर आर 2 डिफरेंट थिंग। थर्मोडाइनमिकली यानी कि स्टेबिलिटी एक फेवर्ड नहीं है, लेकिन काइनेटिकली ये फेवर्ड है रिएक्शन। द 2 इंटरमीडिएट बिफोर ब्रेकिंग नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड कंप्लीटली, NH डबल बॉन्ड NH डाइजीन एंड हाइड्राजीन आर डिसफेवर थर्मोडाइनमिकली।
वो नहीं बनते, बिकॉज दे हैव हायर एनर्जी देन आइदर ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, यानी कि बहुत ज़्यादा एनर्जी इनकी होती है एनी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की अगर हम बात करें। ठीक है, अगर हम हैबर प्रोसेस की बात करें, हैबर प्रोसेस के अंदर नाइट्रोजन कैसे फिक्सेशन होता है, यानी कि डाई नाइट्रोजन कैसे कन्वर्ट होती है अमोनिया के अंदर। हैबर प्रोसेस हाई टेम्परेचर होता है 400 से 500 डिग्री सेल्सियस एंड प्रेशर, और आयरन और मोलिब्डेनम कैटलिस्ट हम इसके अंदर यूज़ करते हैं। इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव का मतलब है इसके लिए ड्रास्टिक कंडीशन थोड़ी सी चाहिए और बहुत सारा एक्सपेंसिव होता है जब ये नाइट्रोजन कन्वर्ट होती है अमोनिया के अंदर। तो हम बैक्टीरिया है, यानी कि बायोलॉजिकल प्रोसेस की अगर हम बात करें, बायोलॉजिकल प्रोसेस हमारे पास बहुत सारे बैक्टीरिया है जो फिक्स करते हैं नाइट्रोजन को अमोनिया के अंदर। इट मीन्स देर आर ब्रूगिन, एल्गी, अ वाइड वैरायटी ऑफ बैक्टीरिया है, यानी कि बैक्टीरिया की वैरायटी है दैट कैन फिक्स दी वीवो लाइफ प्रोसेस के अंदर, लाइफ नेचुरल प्रोसेस के अंदर ये कन्वर्ट करता है नाइट्रोजन को अमोनिया के अंदर एट एम्बिएंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर दैट कैन बी इजिली अवेलेबल हो सकता है, यानी कि अप्रोचेबल है। लेकिन कई बार हैबर प्रोसेस बिकॉज बहुत एक्सपेंसिव है उसको हम यूज़ नहीं करते। दिस बैक्टीरिया आर आइदर फ्री लिविंग और फॉर्म सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद प्लांट और अदर ऑर्गेनिज्म, यानी कि ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन प्लांट से होती है और अदर ऑर्गेनिज्म से भी ये बाइंड अप होते हैं, एसोसिएशन होते हैं। जो इम्पोर्टेंट बैक्टीरिया है हमारे पास जो फिक्स करते हैं नाइट्रोजन को, दैट इज क्लोस्ट्रीडियम, एजोटोबैक्टर एंड राइजोबियम। The best known of which rhizobium, which is found in a root of nodule of leguminous plant, प्लांट के लेग्यूमिनस के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं, सच एज क्लोवर बीन और सोयाबीन अदर के अंदर प्रेजेंट राइजोबियम एक प्रेजेंट होता है। इसका मतलब क्या है, क्योंकि ये हाइबर प्रोसेस एक एक्सपेंसिव प्रोसेस है जिसके अंदर, यानी कि इसको हम इंडस्ट्रियल प्रोसेस भी कह सकते हैं, दैट फिक्स नाइट्रोजन इनटू अमोनिया। उसके साथ साथ अगर हम बायोलॉजिकली फिक्सेशन की बात करें, बायोलॉजिकल फिक्सेशन किसके प्रेजेंस में होता है, बहुत सारे हमारे पास बैक्टीरिया हैं जो नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं अमोनिया के अंदर। ठीक है, और एम्बिएंट टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर की अगर हम बात करें, नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर की, ठीक है, ये फ्री होते हैं लिविंग और फॉर्म सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद प्लांट और अदर ऑर्गेनिज्म से फ्री लिविंग होते हैं। द इम्पोर्टेंट बैक्टीरिया जो फिक्स कर देते हैं नाइट्रोजन के लिए, क्लोस्ट्रीडियम है, एजोटोबैक्टर है, राइजोबियम है। जो बेस्ट नोन इसके अंदर है दैट इज राइजोबियम, जो फाउंड होता है कहाँ पे, रूट ऑफ नोड्यूल ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट सच एज क्लोवर, बीन एंड सोया। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भी कौन कौन से हमारे पास बैक्टीरिया है दैट इज यूज इन फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन, दैट इज क्लोस्ट्रीडियम, एजोटोबैक्टर एंड राइजोबियम। और राइजोबियम सबसे बेस्ट बैक्टीरिया है दैट फिक्स दी नाइट्रोजन, दैट इज यूज इन फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन। फिक्सेशन के अंदर बहुत ज़्यादा बेस्ट नोन एग्जाम्पल है राइजोबियम फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन का। ओके, जो हमारे पास अमोनिया है, अमोनिया जो फॉर्म होता है इज यूज इन एमिनो एसिड एंड प्रोटीन साइंथेसिस बाय प्लांट, यानी कि जो हमारे पास अमोनिया है अमीनो एसिड और प्रोटीन साइंथेसिस में यूज होता है बाय प्लांट के द्वारा। देयर आर 3 टाइप ऑफ नाइट्रोजिनेस एंजाइम, 3 तरह के नाइट्रोजिनेस एंजाइम होते हैं जो फिक्सेशन के अंदर यूज होते हैं नाइट्रोजन की। सबसे पहला अगर हम बात करें नाइट्रोजिनेस एंजाइम की, दैट इज वेनेडियम नाइट्रोजिनेस। वेनेडियम नाइट्रोजिनेस का क्या मतलब है, जिसके अंदर वेनेडियम आइटम यानी कि ट्रांजिशन मेटल प्रेजेंट होगा। सेकेंड है आयरन नाइट्रोजिनेस, यानी कि नाइट्रोजिनेस एंजाइम के अंदर आयरन प्रेजेंट होता है। और थर्ड है हमारे पास मोलिब्डेनम नाइट्रोजिनेस, जिसका मतलब जिसके अंदर मोलिब्डेनम एटम प्रेजेंट होगा उसको मोलिब्डेनम कह सकते हैं। नाइट्रोजिनेस क्या होते हैं, नाइट्रोजिनेस आर कंपोज ऑफ 2 मेटलोप्रोटीन, 2 तरीके के मेटल प्रोटीन होते हैं और जिसके अंदर MFE यानी कि आयरन के साथ साथ कोई और दूसरा मेटल एटम प्रेजेंट होता है, चाहे वो आयरन ही क्यों ना हो दूसरा, ठीक है, जिसके अंदर मोलिब्डेनम हो सकता है, वेनेडियम हो सकता है, आयरन। प्रोटीन एज कोफैक्टर, ओके।
वेनेडियम नाइट्रोजिनेस है जो हमारे पास, उसकी एक्टिविटी कम होती है एज कंपेयर टू मोलिबेडेनम नाइट्रोजिनेस। मोलिबेडेनम नाइट्रोजिनेस की कंपैरिजन अगर हम बात करें, जो हमारे पास रिएक्टिविटी है वो मोलिबेडेनम की ज़्यादा है वेनेडियम से। ठीक है, अगर हम स्ट्रक्चर्स की बात करें, द प्रेजेंस ऑफ मोलिबेडेनम इज नेसेसरी कंपोनेंट ऑफ मोस्ट नाइट्रोजिनेस का सबसे इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट होता है। नाइट्रोजिनेस क्या होते हैं? कंसिस्ट ऑफ टू डिफरेंट प्रोटीन होते हैं, आयरन और मोलिबेडेनम आयरन प्रोटीन। द आयरन प्रोटीन आर मोलर मास 60,000, जिसमें आयरन का प्रोटीन का मोलर मास कितना होता है? 60,000 होता है। द आयरन प्रोटीन हैज 2 Fe4S4, इसको हम फेरेडोक्सिन भी बोल सकते हैं। जैसे फेरेडोक्सिन, रुब्रेडोक्सिन यूनिट आर कनेक्टेड टू सिस्टीन लिगेंड, सिस्टीन लिगेंड से आपस में अटैच होते हैं। द टू यूनिट आल्सो लिंक बाय सल्फर सल्फर बॉन्ड इन वन Fe4S4 यूनिट देयर इज सेरीन लिगेंड अटैच टू वन ऑफ द आयरन एटम, एक आयरन एटम के साथ सेरीन लिगेंड अटैच होता है इन एडिशन टू सिस्टीन लिगेंड। अगर हम स्ट्रक्चर की बात देखें, स्ट्रक्चर कैसा है इनका, अब आप यहाँ पे देखो, इसके अंदर 2 Fe4S4 यूनिट है, जिसके अंदर आयरन एटम थ्रू सिस्टीन लिगेंड से डायरेक्टली अटैच है, यानी एक तरीके से ब्रिजिंग है, और सल्फर सल्फर बॉन्ड भी अटैच है, एक तरीके से इंटरेक्शन दैट कैन बी इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन हो सकती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो इसके अंदर नहीं होगी, वंडरवाल इंटरेक्शन, बहुत सारे इंटरेक्शन से आपस में अटैच होते हैं। ठीक है, और इन स्पाइट अगर हम बात करें सिस्टीन लिगेंड की के अलावा भी इसके अंदर, अगर आप यहाँ पे देखो फर्स्ट यूनिट के अंदर ओ सेरीन लिगेंड, हमारे पास ओ ऑक्सीजन सेरीन लिगेंड भी डायरेक्टली अटैच है आयरन के साथ। ओके, तो इस तरीके की आप अगर हम बात करें नाइट्रोजिनेस की, कई बार हमारे पास स्ट्रक्चर आ सकता है, ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोजिनेस एंजाइम। मोलिबेडेनम नाइट्रोजिनेस एंजाइम क्या होते हैं, फेरेडोक्सिन क्या होते हैं? फेरेडोक्सिन यही है Fe4S4 यूनिट जिसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, दैट आर कॉल्ड फेरेडोक्सिन्स। ठीक है, अगर हम बात करें 2 यूनिट होते हैं नाइट्रोजिनेस के अंदर जिसका मोलर मास होता है 60,000, आयरन प्रोटीन 2 Fe4S4 यूनिट कनेक्टेड टू सिस्टीन लिगेंड, ब्रिज के थ्रू, सिस्टीन लिगेंड ब्रिज के थ्रू अटैच होते हैं, और इंटरेक्शन के थ्रू ही सल्फर सल्फर बॉन्ड भी लिंक होता है। अगर हम बात करें एक यूनिट के अंदर देयर इज सेरीन लिगेंड अटैच टू वन ऑफ द आयरन एटम, यानी कि सिस्टीन के साथ साथ एक यूनिट के अंदर सेरीन लिगेंड भी प्रेजेंट होता है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोजिनेज। अगर हम मोलिबेडेनम नाइट्रोजिनेज की बात करें, दी मोलर मास ऑफ मोलिबेडेनम आयरन प्रोटीन इज 2,20,000 टू 2,40,000 इसका मोलिकुलर मास होता है। जो प्रपोज स्ट्रक्चर अगर हम बात करें मोलिबेडेनम आयरन प्रोटीन का, वो क्या होता है, आप यहाँ पे देख सकते हो पिक्चर के अंदर। इसके अंदर भी 2 यूनिट है, लेकिन कोई सेरीन लिगेंड इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है। 2 यूनिट है जो थ्रू सल्फर के साथ आयरन सल्फर ब्रिज है मोलिबेडेनम के अंदर, मोलिबेडेनम के साथ भी डायरेक्टली अटैच है आयरन, सल्फर के साथ भी डायरेक्टली अटैच है आयरन, और मोलिबेडेनम डायरेक्टली अटैच है नाइट्रोजन के साथ, दैट इज यूज इन द फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन। अब यहाँ पे आप स्ट्रक्चर जब देखते हो, दैट इज एक तरीके से ब्रिजिंग स्ट्रक्चर है, मोलिबेडेनम नाइट्रोजन के साथ डायरेक्टली अटैच है। ठीक है, इसके अंदर कोई सेरीन लिगेंड किसी यूनिट के अंदर प्रेजेंट नहीं है। लास्ट में अगर हमने देखा Fe4S4 यूनिट यानी कि आयरन प्रोटीन की अगर हम बात कर रहे थे, अब इसके अंदर आप देखो मोलिबेडेनम डायरेक्टली अटैच है नाइट्रोजन के साथ, दैट नाइट्रोजन यूज इन द फिक्सेशन में जो यूज होती है यानी कि कन्वर्ट होती है अमोनिया के अंदर थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के थ्रू नाइट्रोजन कन्वर्ट होती है अमोनिया के अंदर। इट मीन्स मोलिबेडेनम आयरन नाइट्रोजिनेज एक तरीके से यूज इन द फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन। अगर हम वर्क की बात करें, वर्क कैसे है, इन मोलिबेडेनम आयरन प्रोटीन दी मोलिबेडेनम एटम लिंक होता है 2 यूनिट ऑफ 2 सल्फाइड ग्रुप। 2 सल्फाइड ग्रुप के यूनिट होते हैं
मोलिबेडनम आयरन बॉन्ड प्रेजेंट होता है, इट इज बिलीव दैट रिडक्शन ऑफ अमोनिया, जो अमोनिया का रिडक्शन है एक तरीके से एडिशन ऑफ नाइट्रोज या फिर इलेक्ट्रॉन टू द नाइट्रोजन है, ओक्यूर एट मोलिबेडनम साइट ऑफ द एंजाइम। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जब फिक्सेशन होती है नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन में डायरेक्टली अटैच होती है मोलिबेडनम के साथ, लेकिन ये क्लियर भी नहीं है अभी कि भाई जो नाइट्रोजन होगी, नाइट्रोजन का फिक्सेशन होगा, कन्वर्जन होगा अमोनिया के अंदर, वो थ्रो आयरन के लिंकेज के थ्रू होगा या फिर मोलिबेडनम एटम के थ्रू होगा। अगर हम ओवरऑल रिएक्शन की बात करें, जो हमारे पास डाई नाइट्रोजन है, 16 मैग्नीशियम एटीपी मोलिक्यूल 8 हाइड्रोजन और 8 इलेक्ट्रॉन लेके इट कन्वर्टेड इनटू अमोनिया and ADP molecule or phosphate group, releasing of phosphate group and conversion of hydrogen। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप इलेक्ट्रॉन रिक्वायर इन द रिडक्शन ऑफ N2 आर ट्रांसफर टू द नाइट्रोजन, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो रिक्वायर होते हैं रिडक्शन में N2 की, वो ट्रांसफर होते हैं टू द नाइट्रोजन बाय द रिड्यूस फॉर्म ऑफ फेरेडोक्सिन। फेरेडोक्सिन की रिड्यूस फॉर्म, फेरेडोक्सिन क्या है यहाँ पे, फेरेडोक्सिन एक तरीके से यूनिट ही है जिसके अंदर सिस्टीन लिगेंड डायरेक्टली अटैच होते हैं आयरन के साथ। इट मींस Fe4S4 यूनिट फेरेडोक्सिन वगैरह। द सोर्स ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन इज द ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट, यानी कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन की जरूरत जो हमें यूज होती है रिडक्शन में नाइट्रोजन के, वो हमें कहाँ से मिलते हैं, वो पायरुवेट की ऑक्सीडेशन से हमें पास अवेलेबल होते हैं। तब क्या होता है, द इलेक्ट्रॉन आर फर्स्ट ट्रांसफर टू द स्मॉलर प्रोटीन द रिड्यूस आयरन प्रोटीन। ठीक है, स्मॉलर प्रोटीन से ट्रांसफर होंगे, जो रिड्यूस आयरन है, आयरन प्रोटीन ट्रांसफर इट्स रिड्यूसिंग इलेक्ट्रॉन टू द मोलिबेडनम आयरन प्रोटीन को ये ट्रांसफर करते हैं, एंड देन टू द नाइट्रोजन अटैच टू द मोलिबेडनम एटम, और तब ये मोलिबेडनम एटम को इलेक्ट्रॉन देते हैं जो डायरेक्टली अटैच होता है मोलिबेडनम एटम के साथ। अ सीरीज ऑफ सच ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर स्टेप अगर हम देखें वो किस तरीके से होता है, दैट इज सबसे पहले मोलिबेडनम नाइट्रोजन के साथ अटैचमेंट होगी, वो 2 इलेक्ट्रॉन होगा, इट कन्वर्टेड इनटू MONNH। ठीक है, आफ्टर दैट इट टेक 2 हाइड्रोजन और 2 इलेक्ट्रॉन, इट कन्वर्टेड इनटू मोलिबेडनम हाइड्रोजन। मोलिबेडनम हाइड्रोजन के अंदर ये कन्वर्ट होगा, और पहले जो हमारे मोलिबेडनम डाइजीन से हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बाद देयर इज कन्वर्जन ऑफ अमोनिया एंड मोलिबेडनम एटम, इट डिसोशिएट इनटू मोलिबेडनम एंड अमोनिया। दिस इज ऑल प्रोसेस दैट इज यूज इन द फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन। अगर आप फिक्सेशन नाइट्रोजन की अगर हम ब्रीफली डिस्कस करें तो फिक्सेशन क्या है नाइट्रोजन की, कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन इनटू अमोनिया इज द फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन। इसका मतलब एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का कन्वर्जन हो जाना अमोनिया के अंदर, दैट इज कॉल्ड फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन। 2 तरीके से फिक्सेशन इसकी हो सकती है, दैट इज बायोलॉजिकल प्रोसेस एंड इंडस्ट्रियल प्रोसेस। इंडस्ट्रियल प्रोसेस हम हैबर प्रोसेस के अंदर यूज करते हैं, हैबर बोश प्रोसेस, और इंडस्ट्रियल बायोलॉजिकल के अंदर देयर आर सो मैनी बैक्टीरिया हैं जो फिक्स करते हैं, फिक्सेशन यूज होते हैं नाइट्रोजन के, दैट इज क्लोस्ट्रीडियम, एजोटोबैक्टर और राइजोबियम। तो बेस्ट नोन एग्जांपल क्या है, राइजोबियम है जो रूट्स ऑफ नेड्यूल लेग्मिनिन की रूट्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है, और उसकी नाइट्रोजिनेज जो हमारे पास यूज होते हैं, दैट इज वेनेडियम नाइट्रोजिनेज, आयरन नाइट्रोजिनेज और मोलिबेडनम नाइट्रोजिनेज यूज इन द फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन। ओके, अगर हम वेनेडियम नाइट्रोजिनेज की बात करें, दैट आर लेस रिएक्टिव, लेस एक्टिविटी देन मोलिबेडनम नाइट्रोजिनेज। ओके, मोलिबेडनम नाइट्रोजिनेज की जो हमारे पास एक्टिविटी होती है वो ज़्यादा होती है, और दैट कंटेन आयरन प्रोटीन एंड मोलिबेडनम आयरन प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं नाइट्रोजिनेज के अंदर। और यूनिट कौन से होते हैं, Fe4S4 यूनिट प्रेजेंट इन दी नाइट्रोजिनेज। और आयरन प्रोटीन की अगर हम बात करें, आयरन प्रोटीन के अंदर 2 Fe4S4 यूनिट प्रेजेंट होती हैं, 2 यूनिट, दैट इज ब्रीजिंग थ्रू सिस्टीन
सिस्टीन लिगेंड से ब्रिज होती हैं, ब्रिजिंग होती है सिस्टीन लिगेंड से ब्रिजिंग जिसके अंदर प्रेजेंट होती है। और एक यूनिट के अंदर सिस्टीन की के साथ साथ या अगर हम बात करें ऑक्सीजन सेरीन भी डायरेक्टली अटैच होता है एक आयरन के साथ। उसके साथ साथ अगर हम मोलिबेडनम आयरन प्रोटीन की बात करें, मोलिबेडनम आयरन प्रोटीन क्या होता है, इसका मोलिकुलर वेट 2,20,000 से 2,40,000 तक प्रेजेंट होता है और यूनिट प्रेजेंट होते हैं मोलिबेडनम आयरन के साथ डायरेक्टली अटैच होता है, मोलिबेडनम डाइनाइट्रोजन के साथ भी अटैच होता है। दैट इज़ अगर हम बात करें कि भाई ये अभी अनसर्टेन है कि जो हमारे फिक्सेशन है नाइट्रोजन होने से पहले वो आयरन के साथ अटैच होता है या फिर मोलिबेडनम के साथ अटैच होता है, तो रिडक्शन होती है नाइट्रोजन की। और रिडक्शन के लिए जो इलेक्ट्रॉन हमारे पास चाहिए वो कहाँ से मिलते हैं हमें, ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड की ऑक्सीडेशन से वो मिलते हैं। पहले इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं स्मॉलर प्रोटीन, द रिड्यूस आयरन प्रोटीन ट्रांसफर, जो प्रोटीन रिड्यूस होता है वो ट्रांसफर करता है इलेक्ट्रॉन को मोलिबेडनम आयरन प्रोटीन से, और तब वो ट्रांसफर होते हैं नाइट्रोजन जो डायरेक्टली अटैच होता है मोलिबेडनम एटम के साथ। अ सीरीज ऑफ सच ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर स्टेप की अगर हम बात करें, सबसे पहले मोलिबेडनम नाइट्रोजन से अटैच होगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, रिडक्शन जिसकी अंदर होती है इट कन्वर्टेड इनटू मोलिबेडनम डाइजेन। आफ्टर दैट इट टेक 2 इलेक्ट्रॉन, अगेन रिडक्शन इट कन्वर्टेड इनटू मोलिबेडनम हाइड्रोजन, एंड आफ्टर इट टेक 2 इलेक्ट्रॉन, अगेन रिडक्शन के बाद अगेन कन्वर्जन ऑफ मोलिबेडनम एंड अमोनियम, मोलिबेडनम और अमोनियम आयन के अंदर ये कन्वर्ट हो जाता है। दिस इज ऑल प्रोसेस, ये सारा प्रोसेस है जो हम यूज़ करते हैं फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन की। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास है दैट इज इसेंशियल और ट्रेस एलिमेंट। अगर हम इसेंशियल और ट्रेस एलिमेंट की बात करें, इसेंशियल का क्या मतलब है, दैट एलिमेंट दैट आर इसेंशियल टू लिविंग सिस्टम, यानी कि जो हमारे पास इसेंशियल होते हैं लिविंग सिस्टम के लिए। ठीक है, इसका मतलब जो हमें बाहर से लेने पड़ते हैं, जो हमारी बॉडी प्रिपेयर नहीं करती, यानी कि जो प्रिपेयर करती है तो वो ऑलरेडी है ही है, यानी कि इसेंशियल का मतलब है जो हमें अपटेक करने पड़ते हैं, जो हमारे शरीर के अंदर कमी होती है उनको पूरा करने के लिए जो एलिमेंट्स हमें बाहर से पिकअप करने पड़े, दैट इज कॉल्ड इसेंशियल एलिमेंट। और इसेंशियल और ट्रेस एलिमेंट का क्या मतलब है, जो इसेंशियल तो है लेकिन उनकी बहुत ही कम अमाउंट हमें ज़रूरत होती है, यानी कि ट्रेस का मतलब लिटिल अमाउंट। एक तो बल्क अमाउंट का मतलब जो हमें कंसंट्रेशन में बहुत हाई चाहिए, दैट इज कॉल्ड बल्क एलिमेंट। और ट्रेस एलिमेंट जिसको हम कह देते हैं कि भी थोड़ी अमाउंट, यानी कि स्मॉल कंसंट्रेशन। और एक अल्ट्रा ट्रेस एलिमेंट होते हैं, अल्ट्रा ट्रेस एलिमेंट मतलब माइनर सी ही जिनकी जरूरत हमारी बॉडी को होती है, दैट इज कॉल्ड माइनर ट्रेस एलिमेंट। अगर हम बात करें इसेंशियल की, द इनऑर्गेनिक कंपाउंड दैट आर इसेंशियल टू लिविंग सिस्टम, और द एलिमेंट may be considered as essential when it insufficient intake produce impairment of normal function. Some of these elements require in bulk or microscopic amount to all form of life and classified as bulk element. यानी कि अब essential को आप दूसरे उसमें भी वर्ड में भी एक्सप्लेन कर सकते हो कि भाई जिनकी कमी नॉर्मल फंक्शन में इम्पेयरमेंट कर दे। इम्पेयरमेंट का मतलब होता है बाधा, यानी कि रोक दे, नॉर्मल फंक्शन को जो रोक देती है, जिनकी कमी इनसफिशिएंट टेक, यानी कि अगर हम सफिशिएंट अमाउंट में अगर उन चीज़ों को नहीं लेंगे तो हमारे शरीर की नॉर्मल फंक्शन को वो इम्पेयर कर देंगे। इम्पेयर का मतलब रोक देंगे या बाधा कर देंगे, दैट इज कॉल्ड इसेंशियल एलिमेंट। सम ऑफ दिस एलिमेंट हमें बल्क अमाउंट में चाहिए और कुछ हमें ट्रेस एलिमेंट, ट्रेस का मतलब लो स्मॉल कंसंट्रेशन जिसकी हमें जरूरत पड़ती है। देयर आर 2 टाइप ऑफ इसेंशियल एलिमेंट, बल्क एलिमेंट दैट आर फॉर्म इन हायर कंसंट्रेशन, जिसकी हमें बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है, दैट प्रेजेंट। ट्रेस का मतलब है इसेंशियल एलिमेंट दैट प्रेजेंट इन लो कंसंट्रेशन, जो लो कंसंट्रेशन जिनकी हमें जरूरत पड़ती है, बहुत ही स्मॉल। अगर हम सबसे पहले इसेंशियल बल्क एलिमेंट की बात करें, इसेंशियल बल्क एलिमेंट के अंदर हमारे पास सोडियम एंड पोटाशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, फॉस्फेट वगैरह बहुत सारे हैं। सबसे पहले हम सोडियम पोटाशियम की बात करें, इसेंशियल होते हैं लाइफ प्रोसेस के लिए। सोडियम आयन हैज़ स्पेशल इंपॉर्टेंस टू हायर एनिमल्स, हायर एनिमल्स के लिए बहुत ज़्यादा यूज़
स्पेशल इम्पोर्टेंस है इनका। दी सोडियम पोटाशियम पंप ओकर इन बायोलॉजी हेल इम्पोर्टेंट रोल। हमें लास्ट अभी हमने डिस्कस किया है लास्ट वीडियो में भी, और अभी हमने डिस्कस किया कि पंप के अंदर यूज होते हैं सोडियम पोटाशियम पंप, जो बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंट रोल है जिसका। उसी तरीके से नेक्स्ट जो हमारे पास बल्क एलिमेंट है इसेंशियल, दैट इज कैल्शियम और मैग्नीशियम। बहुत कैल्शियम और मैग्नीशियम आर प्रेजेंट इन द बॉडी फ्लूइड के अंदर प्रेजेंट होते हैं। मैग्नीशियम आयन कंसंट्रेटेड इन द एनिमल सेल एंड द कैल्शियम आयन आर कंसंट्रेटेड आउटसाइड द सेल। वो इनसाइड द सेल होते हैं, वो आउटसाइड द सेल होते हैं। अगर डिक्रीज हो जाए कैल्शियम कंटेंट ऑफ ब्लड आइदर ड्यू टू डाइटरी डेफिशिएंसी, यानी कि डाइट में अगर हम कैल्शियम ना लें, और फॉर्म एन इनसफिशिएंसी ऑफ द पैराथायरॉयड हार्मोन लीड टू डिसीजेस। एक डिसीजेस इसकी कमी से हो सकता है टेंटनी। अगर कई बार हमारे पास क्वेश्चन आए टेंटनी जो डिसीजेस है किसकी कमी से, किसकी डेफिशिएंसी से होता है, दैट इज कैल्शियम की डेफिशिएंसी। अगर हम, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि भाई आप बहुत ज़्यादा अमाउंट में लो, यानी कि हमें एक प्रॉपर अमाउंट में की ज़रूरत होती है बॉडी के अंदर। अगर कमी से कोई डिसीजेस हो जाता है तो उसकी एक्सेस से भी डिसीजेस हो जाता है। अगर आप देखो, अगर इंक्रीज हो जाए कंसंट्रेशन, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाए बॉडी के अंदर कंसंट्रेशन कैल्शियम की, देन इट लीड टू कैल्सिफिकेशन। इसकी वजह से हमारे पास कैल्सिफिकेशन भी हो जाता है। नेक्स्ट जो अगर हम बात करें इसेंशियल ट्रेस एलिमेंट, इसेंशियल ट्रेस एलिमेंट कौन से होते हैं? दी थ्री मोस्ट बायोलॉजिकली एक्टिव इसेंशियल ट्रेस एलिमेंट हमारे पास प्रेजेंट होते हैं, दैट इज आयरन, कॉपर एंड जिंक। तीन सबसे इंपॉर्टेंट इसेंशियल ट्रेस एलिमेंट है। इसेंशियल ट्रेस एलिमेंट का मतलब बल्क में हमें जरूरत नहीं होती, स्मॉल कंसंट्रेशन की जिनकी जरूरत होती है। सबसे पहले अगर हम आयरन की बात करें, यू नो वेरी वेल आयरन इज वेरी इसेंशियल है। स्मॉल अमाउंट ऑफ बोथ प्लांट एंड एनिमल लाइफ के लिए, सबके लिए यूजफुल है। इस टॉक्सिक होता है जब ये हाइयर क्वांटिटी के अंदर प्रेजेंट हो, यानी कि टॉक्सिक कई बार इसकी टॉक्सिक इफेक्ट भी बॉडी के अंदर देखने को मिलते हैं अगर हमारे पास ये हाइयर क्वांटिटी के अंदर प्रेजेंट हो। आयरन इसी ट्रांजिशन एलिमेंट है। ग्रेटेस्ट अबंडेंस अगर आप बात करो पोरफायरिन रिंग, जो हमने पहले डिस्कस किया था, पोरफायरिन रिंग हेमे ग्रुप के अंदर, हेमे के अंदर आयरन प्रेजेंट होते हैं। हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन प्रेजेंट होते हैं। मायोग्लोबिन के अंदर प्रेजेंट होता है। दैट वेरी प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड स्टोरेज ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है। सेकंड जो हमारे पास है जिंक, जिंक इज इसेंशियल टू ऑल ऑर्गेनिज्म, इसेंशियल ट्रेस एलिमेंट है, इसेंशियल ऑर्गेनिज्म है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एंजाइम ऑफ एनिमल एंड प्लांट, यानी कि बहुत सारे एंजाइमेटिक एक्शन जो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, यानी कि जो एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, कार्बोनिक एनहाइड्रेस, कार्बोक्सीपेप्टाइडेस, कॉपर जिंक डिसम्यूटेस, ये बहुत सारे हमारे पास एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जिनके अंदर जिंक एक इसेंशियल रोल प्ले करता है, यानी कि एक लेविस एसिड, यानी कि साइट की तरह यूज़ करता है जहाँ पे कोई भी वाटर वगैरह जाके इसके साथ जुड़ता है, अटैक करता है, यानी कि CO2 कार्बोनिक एसिड वगैरह के अंदर जब कन्वर्ट हो जाती है, कन्वर्सन होती है, दैट कार्बोनिक एनहाइड्रेस इज यूज होता है। इसका मतलब अगर हम जिंक को अपने डाइटरी के अंदर नहीं लेंगे तो वो एंजाइम जो हमारे अंदर बॉडी के अंदर वर्क करते हैं, दैट स्टॉप वर्क, वो वर्क करना बंद कर देते हैं। इसीलिए जिंक एक इसेंशियल है, इसेंशियल एलिमेंट है ऑर्गेनिज्म के लिए, और प्ले इंपॉर्टेंट रोल एंजाइमेटिक एक्शन के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो थर्ड है हमारे पास, थर्ड इसेंशियल एलिमेंट इज कॉपर। आ डेफिशिएंसी ऑफ कॉपर दैट ऑप्टिमम वैल्यू रिजल्ट इन द इनएबिलिटी ऑफ एनिमल टू यूज आयरन स्टोर इन द लीवर, यानी कि अगर हमारे पास डेफिशिएंसी हो जाए कॉपर की तो एबिलिटी हो जाती है एनिमल के लिए, वो स्टोर नहीं कर पाते आयरन को। ठीक है। आयरन की कमी से फिर वही बात है, मतलब एनिमल सफ़र फ्रॉम एनीमिया, आयरन की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। ठीक है। अगर पेशेंट इलनेस यानी कि एक्सेस ऑफ कॉपर की अगर हम बात करें, अगर एक्सेस हो जाए कॉपर की बॉडी के अंदर, तब उसके अंदर उसकी वजह से, एक्सेस की वजह से देयर आर इलनेस जो हमारी बॉडी के अंदर हो जाती है, दैट इज विल्सन डिसीज।
एक हमारे अंदर रोग यानी कि उत्पन्न हो जाता है बिकॉज ऑफ एक्सेस ऑफ कॉपर, दैट इज विल्सन डिसीज। अगर किसी को विल्सन डिसीज हो जाए, विल्सन डिसीज को ठीक कैसे किया जा सकता है? विल्सन डिसीज को ठीक किया जाता है अगर हम ईडीटीए को अपनी बॉडी के अंदर इंजेक्ट करें, तो उसकी वजह से वो कॉपर के साथ सोल्यूबल कम्प्लेक्स बना सकता है और कॉपर थ्रो यूरिन बाहर एक्सक्रेटेड हो जाता है। इसका मतलब एक्सेस ऑफ कॉपर से कौन सा रोग हो जाता है? दैट इज विल्सन डिसीज। अगर कमी की बात करें, इनएबिलिटी हो जाती है स्टोर करने की आयरन की कमी से फिर एनीमिया रोग हो जाता है। अगर जिंक की कमी हो जाए, जिंक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एंजाइमेटिक एक्शन के लिए, तो एंजाइमेटिक एक्शन नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए these are essential trace element for our bodies. Okay, this is